Hello everyone, this is Badal Urma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about Nazism and the rise of Hitler. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी नाज़ी और यहूदियों के बीच एक तरीके से संबंध के बारे में। तो हमने उसमें देखा था जो यहूदी और नाज़ी थे, तो नाज़ियों ने यहूदियों का किस तरीके से बहिष्कार किया। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो नाज़ीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया की नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा सकता है। यह व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। तो यानी कि एक जो विचारधारा ही थी नाज़ीवाद को लेकर, तो सभी लोग जो थे, जो आर्य थे, तो उनकी ये विचारधारा बन गई थी जो यहूदी है वो एक तरीके से गद्दार है, वो इनके देश का जो है वो विस्तार नहीं कर रहे। तो इस तरीके से ये जो नाज़ी थे, नाज़ी यहूदियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भरी भावनाओं से उनसे बात करते थे, भावनाओं से उनसे एक तरीके से पेश आते थे। तो देखिए, तो लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस का दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। तो लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे। पादरी निम्योलॉयर और नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध कर पाती थी। तो जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। तो देखिए क्या लिखा। पहले वे कम्युनिस्ट पार्टी को ढूंढते आए। वे कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और वे फिर यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वे मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। तो इस तरीके के विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की गई है जर्मनी लोगों के द्वारा। ऑलराइट, तो देखिए, तो नाज़ी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह बिल्कुल अलग कहानी है। तो शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपने की चोरी छिपे दर्ज किया था। तो बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम थर्ड राइट ऑफ ड्रीम्स। शार्लेट ने इस किताब को बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद को यहूदी भी अपने बारे में नाज़ी द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे। तो अपने सपनों में उन्होंने भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई और बाल व आंखें काली और यहूदी जैसी शकल सूरत व चाल डाल दिखने लगी थी। तो नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियाँ और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। वे छवियाँ सपनों में भी उनके पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। तो इतना ज़्यादा डरे हुए और सहमे हुए जो थे यहूदी उस समय जर्मन में सामना कर रहे थे, क्योंकि यहूदियों को देखते हुए अगर यहूदी वहाँ पर कोई मिल जाया करता था तो जो नाज़ी थे, तो नाज़ी उन लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया करते थे या उनकी हत्या कर देते थे। उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था। अब देखिए, पहले हम चित्र को देख लेते हैं।
तो देखिए ये एक पोस्टर है, जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो, क्यों? तो आज जर्मन किसान दो भयानक पाठों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है और दूसरा खतरा बेल्शेविज की मार्क्सवादी अव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवाद और बेल्शेविज दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद और की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इस खतरे से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रवाद। ये 1932 में छपे हुए एक नाज़ी पर्चे से है। इस पर्चे के द्वारा जो नाज़ी हैं उन लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें यहूदियों को जो है वो दुश्मन बना दिया, यानी कि इससे सभी लोगों को ये दर्शा दिया गया कि जो अमेरिका और अन्य देश हैं और जो यहूदी हैं, तो यहूदी जो है एक तरीके से हाथ मिलाकर वो काम कर रहे हैं, जिससे जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है और एक तरीके से जो जर्मनी का विकास है वो यहूदियों की वजह से रुका हुआ है। तो इस तरीके से जर्मन में हिटलर ने इस तरीके के जो विचार है वो विचारों का प्रचार और प्रसार किया। तो देखिए एक चित्र ये भी देख सकते हैं। तो 20 के दशक का एक नाज़ी पार्टी का एक पोस्टर है जिसमें हिटलर को अपने आर्गिम मोर्चे पर युद्ध से सिपाही बताकर उसे वोट देने का आग्रह किया था। ऑलराइट, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो तिथियां देखते हैं। तो देखिए, तो 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 9 नवंबर 1918 में जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे, तो युद्ध समाप्त हो गया था। फिर 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य को स्थापना की ऐलान हुआ। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई और 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का क्या बना? चांसलर बना था। कब बना था? 30 जनवरी 1933 को। फिर 1 सितंबर 1939 को यानी कि 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यानी कि जर्मनी में जब पोलैंड घुस आए थे तो दूसरे विश्व युद्ध की जो है वो शुरुआत हो गई थी। तो 22 जून 1941 में जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। फिर 23 जून 1941 में यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ और 9 दिसंबर 1941 को अमेरिकी भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजी ऑशविट्ज़ को मुक्त कराती है और 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, यानी कि जर्मनी जो था वो दूसरा विश्व युद्ध हार गया। ऑलराइट, यानी कि दोनों विश्व युद्ध जो था वो जर्मनी हार चुका था। एक तो पहला विश्व युद्ध जो था हमारा 1914 में से लेकर 1918 तक चला और दूसरा था 1939 से लेकर 1945 तक चला। ऑलराइट, तो अब देखिए विचित्र हम देख लेते हैं। तो देखिए यह क्या है। तो वारसा गेटो के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के टीनों में रख दिया। जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरी में तहखाने में दबा दिया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे। फिर देखिए, तो डेनमार्क ने अपने यहूदियों की चोरी छिपी जर्मनी से निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक जो है ये है। तो चोरी छिपे यहूदियों को इस नौकाओं के द्वारा निकाला गया था। अब एक पत्र भी देख लेते हैं जो कि गांधी जी ने हिटलर को लिखा था। तो देखिए इस चीज़ पर भी आप लोगों को फोकस करना है। तो हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा मध्य प्रांत भारत। तो 23 जुलाई 1939 को एक पत्र लिखा गया था। तो इस पत्र में देखिए क्या विवरण दिया गया है। तो प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, तो लेकिन मैं उनके लिए अनुरोध और एक स्वीकार करता रहूं, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना ग्रस्तता होगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी चाहिए कि चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी भी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे तो वह उद्देश्य आपकी दृष्टि से कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसे सोच विचार का युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया जाए?
तो इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली। जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिख कर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र, मोहन करमचंद गांधी। तो देखिए, तो संपूर्ण गांधी वाड़मय खंड 70, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये यहाँ से जो है वो स्रोत लिया गया है। तो हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा 24 दिसंबर 1940। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया गया तो पूरे संसार भर में सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों को गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुँचाए करने या मरने का तरीका है। तो इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णता की चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एक अधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई भी एक देश निश्चय ही आपके तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा, आपके ही तरीके से अपने आप को नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे आप अपने देश के लोगों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व हो। वो एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया जाए। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र, मोहन करमचंद गांधी। तो ये 2 पत्र जो थे हिटलर को गांधी जी ने लिखे थे। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का हमारा ये संपूर्ण चैप्टर ख़त्म होता है और अब हम देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन। तो देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। वैसे यूपीएससी तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जिनको आप करने की कोशिश करेंगे। और देन मैं जब कल आपको नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, यानी कि हिटलर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको संपूर्ण क्वेश्चन विद आंसर दिखा दूंगा कि क्या फॉर्मेट जो क्वेश्चन का रहता है, आप लोगों को किस तरीके से मेंस में राइटिंग करनी है। तो देखिए, तो वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को राइटिंग कर लेंगे। तो ये सभी तमाम जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। देन मैं कल आप लोगों को जो यूपीएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।